हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं आपका साहिल सर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3। आपने पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शंस पढ़ लिया था, टॉपिक्स क्या क्या थे हमने वो पढ़ा। सेकंड में हमने रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं वो पढ़े, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने पार्ट 3। उससे पहले बच्चा, हमारा एक सवाल आज है, उसका आप आंसर करिए कि जब प्लेन मिरर हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, प्लेन मिरर पे हम अच्छे खासे अपने चेहरे को देख रहे थे, तो हमें क्या जरूरत पड़ी कि हमें स्फेरिकल मिरर एग्जिस्ट कराना पड़ा। हम स्फेरिकल मिरर को पढ़ते क्यों हैं, स्फेरिकल मिरर हमारे किस काम में आते हैं, और प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर में क्या डिफरेंस है, आज ये सारी चीजों को हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर नंबर 3 में बच्चा। तो वेलकम टू टॉपर्स गोल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना पहला टॉपिक। चलो बच्चा, देखते हैं फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। अभी तक हमें इतना पता है कि प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म होता है, लेकिन जब प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म होता है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं बच्चे, अब हम वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। If the rays of light from the object fall on the mirror, the object image form inside the mirror. देखो, ये चीज हमें पता है कि जब हम प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि जो इमेज हमारा बन रहा है वो जस्ट उस मिरर के पीछे बन रहा है, इनसाइड द मिरर। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो प्लेन मिरर पे जो हमारा इमेज बनता है बच्चा, वो वर्चुअल इमेज होता है। वर्चुअल मीन्स व्हाट, हमारा नॉट रियल इमेज होगा। ठीक है, इस चीज को हम और अच्छे से समझेंगे। होता क्या है बच्चा, जब हमारी ऑब्जेक्ट की लाइट जाकर के मिरर पे फॉल होता है तो मिरर से वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के, डाइवर्ज होकर के हमारे आंखों तक पहुंचता है। तो हमारे आंखों ने उस चीज को एज्यूम कर लिया कि जो लाइट हमारा बन रहा है, जो हमारा इमेज बन रहा है, वो मिरर के पीछे बन रहा है या मिरर के अंदर बन रहा है। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, आप एक काम करो, इस मिरर के पीछे जा करके देखो। सर, मिरर के पीछे तो कोई इमेज नहीं है। हमने ऐसा देखा है ना कि मिरर के अंदर बन रहा हो इमेज या मिरर के पीछे बन रहा हो। लेकिन बच्चा, आप जब पीछे देखोगे तो पीछे कुछ बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पीछे तो सर पॉलिश सरफेस है। जब पीछे पॉलिश सरफेस है तो फिर हमारी आंखों ने इमेज देखा कैसे? तो उसी को बोलते हैं वर्चुअल यानी काल्पनिक, जो हकीकत नहीं होता है बच्चा। हमारी जो आंखें होती हैं वो, जो लाइट आ रहा है उस लाइट को एज्यूम कर लेता है फॉलो करते हुए कि वो रे जा करके मिरर के पीछे कहीं मिल रही है, और जहां पर वो मिल रहा है, जहां पे वो कन्वर्ज हो रहा है, वहीं पे हमारा इमेज फॉर्म होगा। लेकिन कभी भी इसमें हमारी लाइट तो कन्वर्ज होती ही नहीं है, रेस तो कभी कन्वर्ज होगा ही नहीं बेटा, क्योंकि वो तो रिफ्लेक्ट होकर के सर डाइवर्ज हो जा रहा है। तो वही हम बता रहे हैं बच्चा कि वो एज्यूम करता है। ठीक है, वो परसीव कर लेता है। एक्चुअली में वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो इमेज फॉर्म होगा वो हमारा ऑन द मिरर भी नहीं हो सकता है। ठीक है, वो सारी चीजें हमारी आंखें वैसा एज्यूम करेंगे। ठीक है बच्चा, इस चीज को और अच्छे से हम समझते हैं। देखो, ये हमारा प्लेन मिरर है बेटा। हमने क्या कर लिया, इसको पॉलिश कर लिया। ठीक है, अब हमने सामने क्या रखा बच्चा, ऑब्जेक्ट। अब एक चीज आपको पता है कि ऑब्जेक्ट का तभी इमेज बनेगा जब यहां से दो रे हम निकालेंगे, और वो दो रे जहां पे जाकर के मिलेंगी वहीं पे हमारा होगा इमेज फॉर्मेशन। एक्चुअली में होता क्या है, फर्स्ट पहला रे हमने निकाला तो ये हो गया हमारा क्या बेटा, इंसिडेंट रे। ठीक है, और हमको पता है कि जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल पर है, और जब इंसिडेंट रे नॉर्मल पर होता है तो रिफ्लेक्टेड रे भी बेटा उसी पाथ से वापस आ जाएगा। तो बच्चा, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? नहीं। चलो, अब सेकेंड रे की हम बात करेंगे। चलो, एक रे हमने और निकाला। ठीक है, अब वो भी प्लेन मिरर पे फॉल होगा, पीछे पॉलिश है तो वो भी बच्चा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन रिफ्लेक्ट से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्ट होगा तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंट के साथ होगा। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट के साथ जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना करके वो हमारा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अब उससे पहले हम बात करेंगे सर नॉर्मल की। चलो, एक नॉर्मल बना लेते हैं। अब हमें बहुत अच्छे से पता है कि प्लेन मिरर पे हम नॉर्मल कैसे बनाते हैं। उसके अबाउट हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो नॉर्मल बन गया। ठीक है, अब जिस एंगल से ये आ रहा है उसी एंगल से ये
रिफ्लेक्ट हो जाएगा। चलो बच्चा, उसी एंगल से क्या हो गया, ये रिफ्लेक्ट हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो क्या हुआ बेटा, ये दोनों रे हमारी आंखों तक पहुंचेंगी। हाँ, ये दोनों रे हमारे आंखों तक पहुंचेगी। चलो यहां से खड़े होकर के हमारे साहिल सर देख रहे हैं, ठीक है। चलो ये आंखें बना ली। अब उतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है, उस चीज को समझ लेना, ठीक है। चलो अब क्या होगा, ये लाइट हमारे आंखों तक पहुंचेगी और ये आंखें अब क्या एज्यूम करेंगी, अब आप वो देखो। अब हमारी आंखें क्या मान लेती है कि ये जो लाइट है वो कहां से आ रहा है, जो रे है वो कहां से आ रहा है, वो मिरर के पीछे से आ रहा है, ठीक है। और ये रे भी कहीं पीछे जा करके मिल रहा होगा, और जिस पॉइंट पर मिलेगा बेटा वहीं हमारा क्या बनेगा, इमेज। अब समझ आया? तो अब इस आंखों को इमेज कहां पे दिखेगा, कि इमेज हमारा जस्ट मिरर के पीछे बन रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि रेज तो हमारी डाइवर्ज हो गई हैं, और प्लेन मिरर में कभी भी लाइट हमारी कन्वर्ज होगी ही नहीं। हमारी आंखें उस चीज को परसीव करती है कि हाँ वो चीज हमारी मिल रही है। तो इमेज यहाँ पे क्या बना बच्चा, नॉट रियल। क्या बेटा, नॉट रियल। नॉट रियल मीन्स व्हाट, वर्चुअल इमेज। अब समझ आया वर्चुअल इमेज क्या होता है बच्चा, काल्पनिक इमेज जो कभी भी रियल नहीं होता है। और वो बनता कैसे है वो भी हमने क्लियर कर लिया। अब चलो, अब देखते हैं और क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स में, आगे बढ़ेंगे। चलो, द इंसिडेंट, देखो जो चीज हमने बताया है वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। द इंसिडेंट रे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट फ्रॉम द मिरर एंड रिच द आईज, the object image can be seen clearly by our eyes and our eye perceive that the rays are coming from the mirror। हमारी आंखें वैसे ही परसीव करती हैं कि जो हमारी रेज है वो कहाँ से आ रहा है, मिरर से आ रहा है, मिरर के पीछे से आ रहा है। वहीं पे हमारा ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्मेशन भी हो रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्यों नहीं होता ये भी हमने पढ़ लिया बच्चा। चलो, अब तक हमने ये पढ़ लिया कि जो हमारा प्लेन मिरर होता है उस पर किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होंगे। अब हम पढ़ेंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के कुछ पॉइंट। पहला है बच्चा हमारा वर्चुअल। वर्चुअल हमें बहुत अच्छे से पता है कि वो इमेज जो हमारा काल्पनिक होगा, जो नॉट रियल होगा, और उस जो हमें देखने से ऐसा लगता है कि वो इमेज हमारा मिरर के जस्ट पीछे बन रहा है, ठीक है। और वो किस तरीके से होगा ये चीज हमने अच्छे से समझ लिया है। अब अगला आता है इरेक्ट। इरेक्ट इमेज वो होते हैं जो सेम ओरिएंटेशन के होंगे। अगर मैं मिरर के सामने खड़ा हूं तो बताओ मैं कैसा दिखूंगा, मैं ऐसे खड़ा हूं तो मैं तो ऐसे ही दिखने वाला हूं ना। अब ऐसा थोड़ी है कि मेरा पैर ऊपर हो जाएगा इमेज में और हमारा सर नीचे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला है बच्चा। वो सेम ही दिखने वाला है हमको, ठीक है। तो वो इमेज हमारा इरेक्ट होता है। और एक चीज याद रखना कि वर्चुअल और इरेक्ट दोनों एक दोस्त हैं। वर्चुअल इरेक्ट हमेशा एक साथ होगा। आप जितने भी इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक पढ़ोगे जहां वर्चुअल की बात होगी वर्चुअल इरेक्ट एक साथ आएगा। रियल इन्वर्टेड एक साथ आते हैं, उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। तो वर्चुअल इरेक्ट को हमें अलग नहीं करना, वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमें उनको साथ लेके चलना है। चलो बच्चा अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट, सेम साइज। जो इमेज बनेगा बच्चा वो कैसा बनता है, वो हमारा सेम साइज का बनेगा। देखो, जिस साइज का ये रहेगा उसी साइज का हमारा ये भी बनेगा, ठीक है। जो इमेज बनेगा सेम साइज का बनेगा और सेम डिस्टेंस पे बनेगा। जिस डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट है उसी डिस्टेंस पे हमारा इमेज भी बनेगा। तो जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें और क्या आता है बच्चा, चलो सॉरी कहाँ आ गया, हाँ, लिटरली इन्वर्टेड। अब लिटरली इन्वर्टेड की बात करेंगे सर ये क्या होता है। वो हॉरिजॉन्टली फ्लिप होता है। अगर हम खड़े हुए हैं मिरर के सामने तो हमें कैसा दिखेगा बच्चा, अभी तो हमें ये पता है कि सर हमने ये समझ लिया कि इरेक्ट में तो सेम दिखते हैं। अब ये इन्वर्टेड क्या होगा बेटा, इन्वर्टेड नहीं है, वो कैसा है, लिटरली इन्वर्टेड है। लिटरली इन्वर्टेड हॉरिजॉन्टली फ्लिप होता है। अगर मैं मिरर के सामने खड़े होकर कहता हूँ हाय, तो ये राइट हैंड है और हमें दिखेगा कैसे कि लेफ्ट हैंड से हाय कर रहा हूँ। मिरर में तो ऐसे ही दिखता है कि जो हमारा इमेज होगा, इमेज मिरर के सामने खड़े होकर आप राइट हैंड को दिखाओ वेव करो तो बच्चा लेफ्ट हैंड वे होगा, ठीक है। अब उसी तरीके से अगर हमने लेफ्ट हैंड से हाय किया तो क्या दिखेगा, राइट हैंड का वेव हो रहा होगा। तो उसे हम क्या बोलते हैं, लिटरली इन्वर्टेड होता है, ठीक है बच्चा। अब अगला आता है सेम डिस्टेंस। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि जिस डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसी डिस्टेंस पे हमारा
इमेज फॉर्मेशन होगा। कोई दिक्कत बच्चा यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट करो, कमेंट्स से आप मेरे को क्वेश्चन करो, मैं आपको प्रॉपर सारे क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। ठीक है बच्चा? चलो अब आगे बढ़ते हैं। स्फेरिकल मिरर, पहला क्वेश्चन याद आया आपको? हमने पूछा था कि स्फेरिकल मिरर हमारा क्यों आया, स्फेरिकल मिरर क्यों एग्जिस्ट करता है जब अच्छा खासा प्लेन मिरर था। तो स्फेरिकल मिरर को हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चा एक बात बताओ, मैं आपसे ये कहूं कि जब प्लेन मिरर में हमारा जो इमेज होगा वो सेम साइज का बनता है, ये भी है, ठीक है। जब सेम साइज का बनेगा, अगर एक बड़ी सी हाथी लेकर के आऊं और मैं कहूं इसको आप दिखाओ किसमें, प्लेन मिरर में, आप कहोगे सर इमेज तो सेम साइज का बनने वाला है, अब इतने बड़े हाथी के सामने मैं इतने छोटे से मिरर को ले जाकर रख दूं तो क्या हाथी दिखेगा? हाथी का तो सिर्फ पैर ही दिखने वाला है, पूरा हाथी हमारा दिखेगा ही नहीं। तो अब वहां पे हम कैसे इसका सॉल्यूशन निकालेंगे? तो इस वजह से यूज करते हैं बच्चा किसको, हम स्फेरिकल मिरर को। स्फेरिकल मिरर क्या करता है, छोटे से छोटे चीजों को बड़े में दिखा सकता है, अब बड़े चीजों को छोटों में दिखा सकता है, ठीक है। इसलिए हम यूज करते हैं स्फेरिकल मिरर का। आप जब गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी के साइड में क्या होता है, एक मिरर होता है ना, रियर मिरर। तो वो जो रियर मिरर होता है बच्चा, वो क्यों यूज करते हैं, वो कौन सा होता है? तो उसमें अगर हमने प्लेन मिरर लगा दिया तो बताओ पीछे से क्या आ रहा, बहुत बड़ा ट्रक आ रहा होगा। तो अब सर इतना बड़ा ट्रक, अब इतने बड़े ट्रक के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, ट्रक जितना बड़ा मिरर। अब उतना बड़ा मिरर अगर हमने लगाया तो फिर हमारी गाड़ी तो चलने से रही। तो इसलिए बच्चा हम यूज करते हैं स्फेरिकल मिरर का। जो स्फेरिकल मिरर होगा वो बड़े से ट्रक का इमेज एक छोटे से मिरर में बना देगा, और उसका जब हम निकाल के देखोगे ना पीछे से थोड़ा सा कर्व होता है, वो कभी भी पीछे से प्लेन नहीं होगा। तो इसलिए हम यूज करते हैं किसका बच्चा, स्फेरिकल मिरर का। चलो अब आगे बढ़ते हैं। स्फेरिकल मिरर आर द मिरर दैट आर कर्व इन शेप एंड आर द पार्ट ऑफ एन इमेजिनरी होलो स्फीयर। जो हमारा स्फेरिकल मिरर है वो इमेजिनरी होलो शेप का ही पार्ट है। हमने क्या किया, एक होलो पार्ट लिया, ठीक है बच्चा, होलो शेप का स्फेयर लिया और उसको हमने क्रॉस कर दिया। क्रॉस करते ही जैसे हमने उसको कट किया, कट करते ही दो पार्ट हमारा डिवाइड हो जाएगा। अब जब दो पार्ट डिवाइड होगा तो वो कैसा बन जाएगा बच्चा, हमारा कर्व बनेगा। चलो इन दो को हमने कर्व ले लिया, ठीक है। अब इसको जब हम पॉलिश कर देंगे, क्या करते हैं, इसको हम सिंपल पॉलिश कर देते हैं, ठीक है। अब जब हम पॉलिश कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। हमको मिरर बनाना है तो पॉलिश तो करना पड़ेगा ना बच्चा। चलो समझ आई बात, स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? हाँ सर समझ आ गया, बहुत इजी है। अब देखो एक बात और मैं बताता हूँ, जो स्फेरिकल मिरर होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारा क्या बच्चा, कॉनकेव, भले ही आपने सुन रखा होगा इस चीज को। पहला होता है हमारा कॉनकेव और दूसरा होगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है बच्चा। चलो देखो ये भी, वन सरफेस ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज सिल्वर एंड अदर पार्ट इज यूज फॉर रिफ्लेक्शन। एक पार्ट को हम क्या करते हैं, हमने बताया ना, एक पार्ट को हम क्या करेंगे बच्चा, पॉलिश कर देंगे, और इस पार्ट को हम यूज कर लेंगे किसके लिए, रिफ्लेक्शन के लिए, ठीक है। अब इसमें भी वही चीज हम करते हैं, यहाँ पे हम अंदर वाले पार्ट को पॉलिश कर देंगे, ठीक है बच्चा। इसको पॉलिश करके हमने इसको यूज कर लिया किसके लिए, रिफ्लेक्शन के लिए, ठीक है। तो वो हो गया हमारा स्फेरिकल मिरर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब दो पार्ट हमने बताया था स्फेरिकल मिरर के, ये क्या है, हमारा स्फेयर था। स्फेयर को जब हम एक अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे तो दो मिरर हमारा बनेगा, ठीक है। एक होगा हमारा कॉनकेव और दूसरा होगा बच्चा कॉन्वेक्स। कॉनकेव की अगर हम बात करेंगे, ये होता है हमारा कॉनकेव। कॉनकेव कैसे होगा सर, बहुत सिंपल है, हमें कॉनकेव करने के लिए बाहर की तरफ पॉलिश करना होगा, ठीक है बच्चा। बाहर की तरफ हमने इसको पॉलिश कर दिया, और अंदर की तरफ हमारा क्या होगा, अंदर की तरफ रिफ्लेक्शन एरिया है, तो इसे हम बोलते हैं कॉनकेव। केव का मतलब गुफा। तो अगर आपको याद रखना होगा, बहुत इजीली आप याद रख सकते हो, केव मीन्स गुफा, जो अंदर की तरफ धंसा होगा उसे हम बोलेंगे क्या, कॉनकेव। क्या होगा बच्चा, ये कॉनकेव। अब दूसरा आता है बच्चा कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में हमारा जो रिफ्लेक्शन एरिया होगा जस्ट इसका अपोजिट होगा, ठीक है बच्चा। यहां पे बाहर की तरफ होता है हमारा
रिफ्लेक्टेड एरिया, और अंदर हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, पॉलिश। अंदर की तरफ हमने पॉलिश कर दिया, तो इसे हमने कह दिया क्या, कॉन्वेक्स। ठीक है, ये जो हमारा इमेज बनता है इस पे, वो कैसा होता है बच्चा, कन्वर्जिंग मिरर हम कहलाएंगे। पहले तो इसको हम कहते हैं क्या, कन्वर्जिंग मिरर है। ठीक है, इस पे हमारा जो इमेज बनेगा रियल बनता है, इस चीज को हम बहुत अच्छे से आगे पढ़ने वाले हैं। इस पे जो हमारा इमेज बनेगा बच्चा कैसा बनेगा, वो हमारा इसको हमने हाँ तो बच्चा इसको हमने क्या किया, अंदर से पॉलिश कर दिया, और इसको हमने बाहर से पॉलिश कर दिया, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ये हो गया बच्चा हमारा कॉनकेव, और ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स। समझ आ गई ये चीजें। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चा टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। अब इससे पहले हम कुछ चीजें समझते हैं। आ जाओ, टर्म्स रिलेटेड। मुझे बच्चा आप सबसे पहले ये बताओ कि आ, आप प्लेन मिरर पे जब नॉर्मल बनाते थे तो कैसे बनाते थे। सिंपल था सर, प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर को हमने क्या किया, पॉलिश कर दिया। पॉलिश करने के बाद उस पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया अबाउट द मिरर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नॉर्मल, ये बहुत अच्छे से पता है आपको। लेकिन हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं बच्चा कि अगर हमें नॉर्मल एक कर्व सरफेस पे बनाना है तब कैसे करेंगे, बताओ जल्दी जल्दी। कर्व सरफेस पे कैसे करने वाले हैं, ये तो बहुत सोचने वाली बात है सर। सोचने वाली बात इसलिए है कि जब हम बात करेंगे कर्व सरफेस की, कर्व सरफेस पे हर एक पॉइंट हमारा कैसा हो रहा है, बैंड होता जा रहा है। हर एक पॉइंट हमारा कर्व हो रहा है, वो हमारा स्ट्रेट है ही नहीं, वो प्लेन है ही नहीं, तो हम उस पर परपेंडिकुलर ही ड्रॉ नहीं कर सकते। तो अब सोचने वाली बात है कि अब यहाँ पर हमारा नॉर्मल बनेगा कैसे जब हमारा प्लेन ही नहीं है। तो इसके लिए हम एक छोटा सा काम करेंगे बच्चा, यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे हम एक टेंजेंट। क्या बच्चा, टेंजेंट। अब टेंजेंट क्या होगा, टेंजेंट एक बहुत चालाक लाइन है। वो करता क्या है कि स्फेयर के सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करते हुए चला जाता है, तो वो हमारा बनेगा क्या बच्चा, टेंजेंट। यानी ये स्फेयर के किसी एक पॉइंट को टच कर रहा होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, टेंजेंट। ठीक है, चलो एक टेंजेंट और ड्रॉ करते हैं। हमने एक टेंजेंट को और ड्रॉ किया, चलो मान लिया वो इस पॉइंट को टच करते हुए जा रहा है। एक टेंजेंट हमने और ड्रॉ किया, वो इस पॉइंट को टच करते हुए जा रहा है। कोई दिक्कत बच्चा यहाँ तक, कोई समस्या। चलो अब यहाँ पे अगर हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है तो देख बच्चा कितना इजी हो गया। ये हो गया हमारा क्या, स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन पे अगर हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है तो हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा, और स्ट्रेट लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना बहुत ईजी है। ठीक है, ये हमने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर की तरह। ठीक है, चलो हमने क्या किया, चलो इस पे भी हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, पेंडिकुलर ड्रॉ किया वो नॉर्मल ही हो गया। इस पे भी हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। अब हमारे 3 नॉर्मल हो गए। ठीक है, अब इजी हो गया कि हमने स्फेयर पे किस तरीके से नॉर्मल बनाना है। एक टेंजेंट को ड्रॉ किया, टेंजेंट को ड्रॉ करने के बाद वो हमारी स्ट्रेट लाइन हो गई, उस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, वो हमारा नॉर्मल हो गया। ठीक है बच्चा, अब इन सारे नॉर्मल में एक चीज आपको कॉमन दिख रहा होगा, क्या, कि ये सारे नॉर्मल कहाँ आकर के ज्वाइंट हो रहे हैं बच्चा, सेंटर पे। कहाँ पे ज्वाइंट हो रहे हैं, सेंटर पे। तो इससे एक लॉजिक वाली बात समझ आती है कि अगर कर्व सरफेस पे हमें बनाना होगा नॉर्मल, तो बहुत सिंपल सा काम करेंगे, उस कर्व सरफेस के कर्व स्फेयर से किसी भी एक पॉइंट को ला करके हम ज्वाइंट कर देंगे सेंटर पे, तो क्या बन जाएगा हमारा बच्चा, नॉर्मल बन जाएगा। क्या, नॉर्मल। इतना इजी है। ये भी कर्व सरफेस है, स्फेयर है, इसके इस पॉइंट पे भी अगर हमको बनाना है नॉर्मल, तो हम क्या करेंगे सर,
इस पॉइंट को ला करके हम ज्वाइन कर देंगे किससे, सेंटर से, तो क्या बन जाएगा हमारा नॉर्मल। तो अब एक बात बताओ बच्चा, आपने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना सीख लिया कि कर्व सरफेस पे हमारा नॉर्मल कैसे ड्रॉ होता है, स्फेयर पे अगर हमें नॉर्मल ड्रॉ करना होगा तो कैसे करेंगे। कोई डाउट यहाँ तक? चलो नहीं। और एक चीज और समझ लो बच्चा कि इसी को हम रेडियस भी बोलते हैं। बहुत इजी है, बेसिक मैथ पढ़ करके आए हुए हैं कि स्फेयर, पूरे स्फेयर में किसी एक पॉइंट को ले जाकर के हम सेंटर से जब ज्वाइंट करते हैं तो वो हमारा क्या होता है बच्चा, रेडियस होता है। ये भी हमें बहुत अच्छे से पता है। अब इन चीजों को थोड़ा हम यूज करने वाले हैं। चलो कैसे, देखो हमने क्या किया, इस पार्ट को हमने कट कर दिया, चलो इस पार्ट को हमने कट कर दिया, ठीक है। और इस पार्ट को कट करके हमने अलग निकाला, क्या, इस कर्व को हमने अलग निकाल दिया। चलो इस कर्व का सेंटर क्या था बेटा, ये था। तो अब एक बात बताओ, अगर हमने इस कर्व को अलग किया तो क्या सेंटर भी हमारा उड़ गया, कहीं सेंटर गायब हो गया? बिल्कुल नहीं बच्चा। होगा क्या कि यहां पे इस कर्व का जो सेंटर है अभी भी उस कर्व का सेंटर वही होगा। इस कर्व का सेंटर अगर यहां पर था तो वो अभी भी सेंटर यही होगा। समझ आया बच्चा? सेंटर कहीं नहीं उड़ने वाला। पूरे कर्व के जितने भी पार्ट आप निकालोगे सबका सेंटर सेम रहने वाला है, ठीक है। चलो ये सब हो गया हमारा क्या, सेंटर। अब एक बात बताओ, ये सेंटर किसका है बच्चा, इस कर्व का है। किसका है, कर्व का है। इसको हम डोनेट करते हैं किससे, डिनोट करेंगे बच्चा सी से, ठीक है। समझ आया? अब एक बात बताओ, ये सेंटर किसका है, कर्व का है। सेंटर किसका है, कर्व का है। किसका सेंटर है बच्चा, कर्व का है। जब ये कर्व का सेंटर है तो इसे हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सीओसी। क्या बोलेंगे इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये चीज हमें पढ़ना है किसमें, उस स्फेरिकल के टर्म्स में, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्चुअली में होता क्या है। तो अब समझ आया, उस कर्व के सेंटर को ही हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमें क्या करना है, एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। क्या करेंगे बच्चा, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। चलो हमने बताया था ये नॉर्मल को भी हम क्या बोलते हैं, रेडियस। अभी हमने बताया ना कि इस नॉर्मल को हम क्या बोलेंगे, रेडियस। तो यहाँ पे जो ये हमारा नॉर्मल बन रहा है वो क्या कहलाएगा बच्चा, रेडियस कहलाएगा। क्या, रेडियस। अब बताओ ये रेडियस किसका है बच्चा, कर्व का। ये रेडियस किसका है, कर्व का। ये रेडियस किसका है, कर्व का। जब ये कर्व का रेडियस है तो क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ आया? तो ये क्या होगा बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होते हैं और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, ठीक। अब इसको हमने कर दिया क्या, पॉलिश। तो क्या बन गया बच्चा हमारा, ये बन गया सर स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा। बहुत अच्छे से हमने समझ लिया। अब उसी चीज को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। सर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सिंपल सी बात है बच्चा, जो हम नॉर्मल को ड्रॉ करते हैं वही नॉर्मल हमारा कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे सर, स्फेयर कर्व के किसी भी एक पॉइंट को ला करके हम ज्वाइंट कर दें सेंटर से तो क्या बन जाएगा हमारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बताओ बच्चा कोई दिक्कत? और यही हमारा नॉर्मल भी होगा। अब दूसरी बात हम करेंगे क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इस कर्व का यानी इस स्फेरिकल मिरर के इस पार्ट का, इस कर्व का जो सेंटर होगा उसे ही हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब दूसरा आता है बच्चा पोल क्या होगा, जल्दी बताओ पोल। बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर जो पोल होगा वो हमारा स्फेरिकल मिरर का सेंटर होगा। बच्चे ऐसा ही बोलते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता बच्चा। जो हमारा पोल होगा वो अपर्चर का सेंटर होता है। अब ये बात आती है सर अपर्चर क्या होता है। देखो बच्चा अपर्चर क्या होगा, जिस एरिया में, जिस एरिया में रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, उस एरिया को हम बोलते हैं क्या, अपर्चर। अब देखो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्शन कहाँ होता है बेटा, अंदर की तरफ।
यानी ये पूरा एरिया, इस पूरे एरिया में हमारा रिफ्लेक्शन होगा, और इस पूरे एरिया को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन एरिया, और इसी का नाम है हमारा अपर्चर। ठीक है, और इस अपर्चर के सेंटर को हम क्या बोलते हैं, पोल। वही सेंटर हमारा यहाँ पर आता है क्या, पोल। समझ आया बच्चा कि अपर्चर के सेंटर को ही हम क्या बोलेंगे, पोल बोलते हैं। ठीक, अब दूसरा आता है हमारा कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में भी देख लो बच्चा, रिफ्लेक्शन कहाँ होता है, बाहर की तरफ। ठीक है, ये एरिया पूरा रिफ्लेक्शन का, तो ये हो गया हमारा अपर्चर, और इस अपर्चर के सेंटर को ही क्या बोलेंगे हम, पोल बोलते हैं। समझ आया। अब बात करेंगे सर प्रिंसिपल एक्सिस की। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होता है उसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन बच्चों का एक सवाल होता है कि सर एक बात बताइए, जब हमें पता है कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर में जो लाइन जुड़ती है जिसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, वो तो ऑलरेडी है, तो फिर प्रिंसिपल एक्सिस की जरूरत क्यों हुई, प्रिंसिपल एक्सिस की क्या जरूरत है, या फिर प्रिंसिपल एक्सिस ही जब ज्वाइन कर रहा था रेडियस ऑफ कर्वेचर क्यों पढ़ रहे हैं हम। बच्चा मैं आपको बात बता दूं कि इसमें डिफरेंस है। अब वो डिफरेंस क्या है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो इमेजिनरी लाइन है बच्चा, प्रिंसिपल एक्सिस इमेजिनरी लाइन है, वो रियल नहीं होता है। वो जो लाइन है वो, उसका कोई एक मेजरमेंट भी नहीं है, वो इन्फिनिटी से आ रही है, इन्फिनिटी ही चली जा रही है। लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा क्या होता है, उसका एक मेजरमेंट लाइन है, जो एक रियल लाइन है, जो एक डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का। समझ आया, और इसकी कोई डिस्टेंस नहीं है, तो इसलिए प्रिंसिपल एक्सिस और सेंटर ऑफ कर्वेचर अलग होता है। ठीक है, चलो ये सारे हमारे कंपोनेंट थे किसके बच्चा, स्फेरिकल मिरर के। थोड़ा सा एक दिमाग में आ रहा होगा सर फोकस क्यों छोड़ दिया, फोकस भी तो है। तो बच्चा मैं आपको एक बात बता दूं, जो फोकस है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं, फोकस हमारे स्फेरिकल मिरर का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। फिर से मैं आपको बता दूं, हमारा फोकस स्फेरिकल मिरर का पार्ट नहीं है बच्चा। वो हम आइडेंटिफाई करते हैं जब कोई भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होकर के लाइट मिरर पे फॉल होता है, उसके बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पॉइंट को वो क्रॉस करेगा, वो हमारा क्या बन जाता है बच्चा, फोकस। समझ आया। चलो इसको हम बहुत अच्छे से अभी समझने वाले हैं, अभी हमने आपको सिर्फ बताया है होता क्या है। चलो ये चीजें क्लियर होगी बेटा, इसमें कोई डाउट हो तो बता दो, कमेंट बॉक्स में फटाफट आप क्वेश्चन कर सकते हो इसके। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी सारे आप पढ़ लेना, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, डिस्टेंस, द डिस्टेंस। हाँ सुनो, फोकल लेंथ क्या होता है ये भी बता दूं मैं आपको। जो फोकल लेंथ होगा बच्चा, वो पोल से फोकस के डिस्टेंस को बोलते हैं, इसके डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे बेटा, फोकल लेंथ। ठीक है बच्चा, चलो अब जो हमने अभी बात किया था, प्रिंसिपल फोकस, या फिर और होगा यहाँ पे, और फोकल लेंथ। ठीक है बच्चा, प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ क्या होता है, हम फोकस को किस तरीके से फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चा, चलो पहले तो ये हमें बहुत अच्छे से पता है, when the light parallel rays coming from infinity fall on the spherical mirror, after the reflection passes or appear to pass through a point, this point is known as the focus। ठीक है, ये हमें अच्छे से पता है कि जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होकर के मिरर पे फॉल होगा, उसके बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट से के थ्रू वो निकलेगा, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस। ठीक है, लेकिन हम ये कैसे मान ले सर कि उसको हम फोकस ही कहते हैं, वो कैसे हम मान ले कि वो इक्वल ही होता है, क्योंकि हमें ये बहुत अच्छे से पता है, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, जो फोकस होता है बेटा वो होता है आर बाई टू, और आर होगा इज इक्वल टू टू एफ। ठीक है, यानी अगर जो फोकस होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होगा, और जो हमारा रेडियस होगा वो फोकल लेंथ का जस्ट डबल होगा। अगर हमने कहा कि एफ हमारा 20 है, एफ हमारा 20 है, तो बेटा एक बात बताओ, आर हमारा क्या हो जाएगा, जब एफ हमारा 20 है तो आर हमारा होगा
40। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फोकल लेंथ का जस्ट डबल होता है। अगर हमने कहा कि हमारा जो रेडियस है वो हमारा 50 है, तो फोकस क्या हो जाएगा बच्चा? 25। ठीक है, ये चीजें क्लियर है। तो ये डबल कैसे हो रहा है, वो दोनों सेम कैसे हो रहे हैं, इस चीज को भी हम समझ लेंगे। चलो, अब बहुत इजी तरीके से बच्चा ध्यान से समझना, फोकस को हम आइडेंटिफाई करते कैसे करते हैं। पहले हम बात करेंगे इसकी, चलो पहले हम बात करेंगे कॉनकेव मिरर। सिंपल, हमने क्या ड्रॉ किया बच्चा? कॉनकेव मिरर। ठीक, पॉलिश कर दिया। ठीक है बच्चा, अब क्या करेंगे हम? यहाँ बना देंगे एक हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका हमारा ये सेंटर हो गया। इतनी चीजें हमें अच्छे से पता है सर क्या चीजें होती हैं। ठीक, अब हम आगे बात करेंगे कि कोई भी लाइट अगर इन्फिनिटी से आ रहा है तो वो रिफ्लेक्ट होकर के जिस पॉइंट को क्रॉस करेगा वो पॉइंट हमारा बन जाता है फोकस। तो ये होता कैसे बच्चा? देखो, बहुत सिंपल है। देखो, ये लाइट कहाँ से आई बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर के आ रहा है। ठीक है, अब ये पैरेलल होकर के आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब ये हमारा किस पे फॉल हो रहा है? मिरर पे। अब मिरर पे फॉल होने के बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था कि लाइट जो है अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाता है, लेकिन ये तब होता है जब हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट के साथ ही हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा। तो अब यहाँ बात करेंगे सर नॉर्मल क्या होता है। पीछे पढ़ के आए हो अभी आप कि एक कर्व सरफेस पे नॉर्मल हम कैसे बनाते हैं? इस पॉइंट पे हमें नॉर्मल चाहिए, तो अब बताओ बच्चा यहाँ पे नॉर्मल कैसे बनाएंगे? जल्दी याद करो, हमने बताया था कि उस पॉइंट को सिंपल ले जाकर के ज्वाइंट कर दो। किससे? फटाफट बताओ, किससे ज्वाइंट कर दूं मैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो क्या बन जाएगा हमारा? नॉर्मल। चलो क्या करते हैं, हम इसको ज्वाइंट करते हैं। ये लो भाई, हमने इसको ज्वाइंट कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही हमने ज्वाइंट किया तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट तो हमारा बना ही रहा है, एंगल आई। अब ये उसी एंगल आई के साथ एंगल आर बना करके रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब एंगल आर बना लो। देख बच्चा, अब ये एंगल आर बनाने के बाद जिस पॉइंट को क्रॉस करेगा उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकस। उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे बच्चा? फोकस। अब आपको दिख रहा है ना कि उस पॉइंट के जो डिस्टेंस होंगे वो इक्वल क्यों होते हैं? अगर हमारा जो पोल से फोकस तक का डिस्टेंस और फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस सेम क्यों है? क्योंकि वो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, और जब वो नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाएगा और वही एंगल वो इंसिडेंट के साथ बनाएगा, ये इंसिडेंट जो है नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है वही नॉर्मल एंगल हमारा रिफ्लेक्शन के साथ भी बनेगा, रिफ्लेक्टेड रे के साथ भी बनेगा। ठीक है, और जब सेम दोनों एंगल है तो एक बात बताओ बच्चा कि इन दोनों का डिस्टेंस भी तो सेम ही हो जाएगा। बेसिक मैथ है। ठीक है, चलो अब एक और कर लेते हैं। चलो बच्चा, ये आ गया हमारा क्या? इंसिडेंट रे। ठीक, अब इंसिडेंट रे आ गया, अब हमें रिफ्लेक्ट कराना है। उससे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे बेटा? नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। चलो, नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए हमने सेंटर से जस्ट ज्वाइन कर दिया, तो क्या बन गया ये हमारा? नॉर्मल बन गया। कोई दिक्कत बच्चा? नहीं। अब हमें ये पता है, अब रिफ्लेक्ट कराना है तो कैसे कराएंगे? जल्दी जल्दी बताओ। उसी सेम एंगल के साथ हम इसको, यहाँ हमारा क्या बन गया बेटा? फोकस। समझ आ गई ये चीज? तो ये हमने बात कर लिया कि कॉनकेव मिरर में हम फोकस को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। अब बात करेंगे बच्चा कॉन्वेक्स मिरर की। इसका बेटा कॉन्वेक्स मिरर इस करते हैं फटाफट जल्दी से।
चलो बेटा अब हम ड्रॉ करेंगे क्या, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर का जो सेंटर होगा वो यहाँ पे होगा, कर्व है तो कर्व का सेंटर हमारा यहाँ होगा बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं सर। अब कोई लाइट इसमें भी इंफिनिटी से आ रहा होगा और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। चलो, ये लाइट आ रहा है आ रहा है आ रहा है, ये कैसा आ रहा है बच्चा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो ये फोकस को क्रॉस करता है, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, अब होगा कैसे, पहले हमें क्या ड्रॉ करना होगा, नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। क्या करेंगे बच्चा, चलो फटाक से नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना है तो कहाँ हम लेकर के जाएंगे, सेंटर से जोड़ देंगे तो क्या बन गया हमारा, नॉर्मल बन गया। अब देखो बच्चा दिक्कत क्या हो रही है कि सर ये तो पॉलिश सरफेस है। ठीक है, लाइट तो अंदर जाने से रही, लाइट तो सर डाइवर्ज हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या, पहले इसी नॉर्मल को हम आगे की तरफ बढ़ा देंगे। ठीक है, ये एंगल आई से आ रहा है बेटा, बताओ फटाक से, एंगल आई बन गया। अब इसी नॉर्मल से हमारा क्या होगा, एंगल आर भी बन जाएगा। चलो क्या करेंगे, चल आर के साथ हमारा ये हो गया रिफ्लेक्शन यानी रिफ्लेक्टेड रे, ये बना लिया बच्चा हमारा एंगल आर। अब बहुत सिंपल काम है, अब इसी रिफ्लेक्टेड रे को हम आगे की तरफ बढ़ा देंगे, क्यों बनता है हमारा क्या बेटा, फोकस। समझ आया, थोड़ा अगर आप स्केल से लेकर के करोगे तो डिस्टेंस इन दोनों की हमेशा इक्वल आएगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा हमने ऐसे फ्री हैंड बनाया है तो वो थोड़ा आगे पीछे होगा। ठीक है बच्चा, तो अब हमने ये भी सीख लिया कि प्रिंसिपल एक्सिस पे फोकस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कॉनकेव मिरर के टर्म्स में भी और कॉन्वेक्स मिरर के टर्म्स में भी। बेटा क्लियर हो गई सारी चीजें। अब हमारा फोर्थ लेक्चर आएगा जिसमें हम इसी स्फेरिकल मिरर के रूल्स पढ़ने वाले हैं और इसके केसेस पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, चलो तो खत्म हो गया टॉपिक। तो बच्चा आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखना और बहुत स्टार्टिंग से पढ़ना। अगर आपने अभी पहला और दूसरा लेक्चर नहीं देखा है तो आप सेकंड लेक्चर तो जरूर देखो, उसको देखने के बाद आप यहाँ पर आओ, ताकि अगर आप वो नहीं देखोगे शायद ये चीज इसमें कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी। बच्चा चैनल को फॉलो कर लो और सब्सक्राइब करो, आपको कंटिन्यू ऐसे टॉपिक मिलते रहेंगे जो बहुत ईजिली तरीके से हम सीखते चलेंगे। हमारा काम है सिर्फ पढ़ाना नहीं, हमारा काम है सीखना और पढ़ाई को बहुत इंटरटेनिंग बनाना।